Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss about glycolysis, complete step procedure, and the enzyme used in the process, and the step in which ATP are used or invest and ATP are gained are discussed in detail. तो सबसे पहले जब हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या है और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है जनरली ये स्टार्ट होता है किससे, हमारे पास ये जो स्टार्ट होता है ये ग्लूकोज से, कि एक ग्लूकोज का जो हमारे पास मालिक्यूल है, और ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल है ये 6C कार्बन कंपाउंड है। इसके अंदर जो कार्बन है वो कितने हैं, हमारे पास 6 कार्बन है, ठीक है। और इस ग्लूकोज की हम ब्रेक डाउन करवाते हैं किसके अंदर, इस ग्लूकोज के हम ब्रेक डाउन करवाते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनता है पायरुविक एसिड। यानी हमारे पास ग्लूकोज जो इनिशियल प्रोडक्ट था उसकी हम ब्रेक डाउन करवाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड है ये हमारे पास 3C कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज जो था हमारे पास वो 6C कार्बन कंपाउंड है, और जो पायरुविक एसिड है वो हमारे पास कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड। और जो ग्लूकोज का फार्मूला है वो हमारे पास होता है C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। और जो पायरुविक एसिड का हमारे पास जो फार्मूला वो होता है CH3COCOOH। अब 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 6। लेकिन जब ये 6 आपके पास जब ब्रेक डाउन होगी तो ये पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि एक जो मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन वाला है, 3C वाला है। तो टूट के 3C वाले 2 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नाउन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब इसका एक और नाम भी दिया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है, इसका एक और नाम होता है वो है EMP पाथवे। अब ये EMP पाथवे किस बेस पे दिया गया था इसको नाम, ये EMP हमारे पास ये जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था प्रोसेस को उसके नाम पे है, एमडन, मायरहोफ एंड परनास। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो इसके बेस पे इसको कहा जाता है EMP पाथवे। अब हमारे पास ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, हमारे पास ये सेल के जो लिक्विड मटेरियल है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है। जब भी पूछा जाए आपसे कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज है वो 6C कार्बन है, और 6C कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सोज शुगर। वो जाके कन्वर्ट होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड के अंदर, और जब पायरुविक एसिड के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन होती है, ATP। ये ATP की यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, एनर्जी हमें मिलेगी। अब कितने ATP मिलेंगे ये जब हम डिटेल में हम प्रोसेस देखेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्कस भी करेंगे। अब जनरली इसके दो फेजेस होते हैं। पहला फेज जो इसका है ग्लाइकोलाइसिस का, उसको आप कहते हो प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज। और जो दूसरा फेज है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फेज, या इसका एक और नाम भी दिया जाता है वो कहा जाता है पे ऑफ। प्रिपरेटरी फेज में क्या है, प्रिपरेटरी फेज में हम क्या करते हैं, हम जो है एनर्जी देते हैं, यानी ATP देंगे और उस एनर्जी उसकी मदद से हम क्या आगे हमारे पास क्या रिलीज होगा, एक फास्फेट रिलीज होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगी, ATP रह जाएगी। यहाँ पे एनर्जी को इन्वेस्ट किया जाता है, एनर्जी को ATP को इन्वेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ATP को जनरेट किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पे ऑफ। यानी ATP यहाँ पे क्या की जाती है, बनाई जाती है।
और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट मैं लिख भी देता हूँ, सम टाइम ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछी जाती हैं कि ये है तो ये कौन सा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या यूज नहीं होगा, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, कि इसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कौन सा प्रोसेस है, ये एनारोबिक भी है, एनारोबिक प्रोसेस भी है। क्यों एनारोबिक प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो ऑक्सीडेटिव है लेकिन ऑक्सीजन कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसीलिए हम कहते हैं ये एनारोबिक भी है और एरोबिक भी है। अब यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता तो उसको हम कहते हैं ये एनारोबिक प्रोसेस है। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं होती, नॉट प्रोड्यूस, कि कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब ये जाएगा किसके अंदर, सबसे पहले इसकी ब्रेकडाउन करवाएंगे और ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। उसके बाद आगे यहां से आगे दो फेजेस जाएंगे, या तो यहां से क्या होगा, एरोबिक हो जाएगा, एरोबिक, या क्या होगा हमारे पास एनएरोबिक। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो वो कौन सा होगा, एरोबिक होगा। तो एरोबिक जो हमारे पास प्रोसेस होगा इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और आगे क्रेब्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वहां पे हमारे पास क्या एनर्जी मिलेगी। अगर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा वो क्या होगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होगा। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होगा और जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होगा, ये दोनों के अंदर चलेगा। हम डिस्कस कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस, इसको हमने कहा था ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास होती है वो ग्लूकोज होती है, हमने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवानी है और उसके नतीजे में हमने क्या हासिल करनी है, एनर्जी हासिल करनी है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँ। जब भी हमने कुछ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है, शुरू में हम थोड़ी सी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में उसकी मदद से हम क्या करते हैं, रिकवरी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप थोड़ी सी एनर्जी शुरू में देते हो, थोड़ी सी एटीपी पहले खर्च करते हो, जिसको हमने कहा था प्रिपरेटरी फेज, बाद में उसी एटीपी की मदद से आप फर्दर एटीपी को क्या करते हो, जनरेट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कि इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम कुछ एटीपी इन्वेस्ट करेंगे। एटीपी जब हमने यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्ट किया, पहले एटीपी था, यहाँ से एक फॉस्फेट निकल के ऐड हो जाएगा इधर और ये क्या बच जाएगा, एडीपी बच जाएगा। पहले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब बच गया क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसके नतीजे में जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज बनेगी, क्योंकि पहले यहां से एक फॉस्फेट अब किसके साथ ऐड हो गया, ग्लूकोज के साथ ऐड हो गया, अब इसका जो नाम बच जाएगा वो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कि यहाँ पे जो फास्फेट था जो हमने एटीपी से हासिल किया है वो आके किस नंबर पे लग गया, 6 पे लग गया, ग्लूकोज के साथ 6 नंबर पे आके वो फास्फेट क्या हो गया, जुड़ गया। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इस प्रोसेस को कहते हो फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब है कि फास्फेट को क्या कर देना, ऐड कर देना। और ये बात भी याद रखनी है, हर एक स्टेप को एक एंजाइम ने क्या किया, कैटालाइज किया हुआ। यहां पे जो एंजाइम जिसने कैटालाइज किया हुआ है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। इसने इस प्रोसेस को, इस स्टेप को क्या किया, कैटालाइज किया हुआ है। अब हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से हम इसको कन्वर्ट, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करेंगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर, फ्रुक्टोज
6 फास्फेट के अंदर। और मैं आपको ये बताता चलूं कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हैं ये भी बता देता हूं। अब ये जो कन्वर्ट करना है इसके लिए जो एंजाइम है वो हमारे पास है आइसोमेरेज। और इसको हेक्सोफास्फेज आइसोमेरेज भी कहा जाता है क्योंकि ये 6 शुगर वाला कंपाउंड है। और देखें हमारे पास ये भी 6C कार्बन कंपाउंड था, ये भी हमारे पास 6C कार्बन कंपाउंड है, और ये भी क्या है हमारे पास 6C कार्बन कंपाउंड ही है। ये हमारे पास जो पहला फेज है इसको अभी हम प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं, यहाँ पे 6C कार्बन कंपाउंड ही है, ठीक है। अब इसको हमने चेंज क्यों किया मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, जरा पहले इसको देख लें। हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, यहां पे ऑक्सीजन है, ये, और यहां पे इसके साथ क्या लगा हुआ है CH2 इंटू OH। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन के साथ हमारे पास 4। अब यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच चेंज थी जहां पे हम क्या ऐड कर सकते थे, इसकी जगह क्या ऐड कर सकते थे, फास्फेट ऐड कर सकते थे। इसको हमने इसके अंदर फ्रुक्टोज के अंदर इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यह फ्रुक्टोज का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका स्ट्रक्चर। ये अब इसकी यहां पे भी एक ब्रांच, यहां पे भी एक फास्फेट लग सकता है और एक फास्फेट यहां पे भी लग सकता है। यहां पे ऑलरेडी, यहां पे देखें, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये यहां पे देखें हमारे पास 6 पे ऑलरेडी यहां पे क्या लगा हुआ, फास्फेट लगा हुआ। अब हमारे पास 1 पे अलग एक और फास्फेट लगाने की क्या है, गुंजाइश मौजूद है। हम यहाँ पे एक फास्फेट को और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं, किसके, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर, ताकि एक और फास्फेट को हम क्या कर सकें, ऐड कर सकें। अब ऐड किसकी मदद से करेंगे हम, अनदर हमारे पास वही प्रोसेस होगा हमारे पास कि हम जो ऐड करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे, हम ATP की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे भी एक ATP दिया जाएगा, वहां से एक फास्फेट यूज कर लेंगे, बाकी क्या बच जाएगा, ADP बच जाएगा। एक फास्फेट यहां पे ऐड हो गया। अब पहले क्या था, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट था, अब क्या हो जाएगा, एक 1 पे लग जाएगा और एक 6 पे लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्रुक्टोज 1,6 बायफास्फेट। अब कितने फास्फेट लगे हमारे पास, एक पे भी लग गया और नंबर 1 पे भी और नंबर 6 पे भी, यानी 1 पे भी और 6 पे भी हमारे पास क्या लग गया, फास्फेट। और ये भी कार्बन कंपाउंड कौन सा होगा, 6C कार्बन कंपाउंड होगा हमारे पास। तो हमारे पास यहां तक होगा। अब ये जो कंपाउंड है ये 6C कार्बन कंपाउंड है। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, इसकी हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे किसके अंदर, 3C कार्बन कंपाउंड के, क्योंकि हमने पायरुविक एसिड बनाना और फर्दर एनर्जी जनरेट भी करनी है। और इस स्टेप को जिस आपके पास एंजाइम ने जो इसको कैटालाइज किया है वो है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये जो हमारे पास 6C कार्बन कंपाउंड है इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसकी ब्रेक डाउन करेंगे। जब इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास आपके पास क्या होंगे, 2 चीजें बनेगी। एक मैं इधर कर लेता हूं और एक को मैं इधर बना लेता हूं। अब वो कौन कौन सी बनी, एक हमारे पास बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और जो दूसरा बनेगा वो हमारे पास बनेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। यानी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को हम ब्रेक डाउन करेंगे और उससे हमारे पास क्या 2 कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन से, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये 2 बनेंगे। अब ये 2 बन गए हमारे पास। ये 2 जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, ये याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है कि ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्या है ये, इंटर कन्वर्टेबल।
इसका मतलब क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, ये आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं। और ये भी याद रखने की जरूरत है, ये 6C कार्बन कंपाउंड है, अब ये टूटेगा तो ये भी 3C कार्बन कंपाउंड एक बन गया और ये भी 3C कार्बन कंपाउंड दूसरा बन गया। ये इंटरकन्वर्टेबल भी हैं, आइसोमर भी हैं और 3C कार्बन कंपाउंड है, यानी एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल टूट के आगे कितने, 2 मॉलिक्यूल बन गए। एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और एक है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब यहां से आगे क्या होगा, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस को रन करेंगे और जो जैसा एक का प्रोसेस होगा वैसे ही दूसरे का प्रोसेस होगा, तो हम एक को लेके आगे क्या करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे। वो कौन सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम ले लेते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसको हम ले लेते हैं। अच्छा, इसको एक और भी नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है DHAP, ये भी कहा जाता है इसको। अब मैं लेता हूं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को इस साइड पे ले लें। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि ये जो ग्लाइसरल 3 एल्डिहाइड फास्फेट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रूल्स हैं। वो क्या है कि जब भी अच्छा मैं लिख भी देता हूं साइड पे, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो हमारे पास है ये कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है। ये रेस्पिरेटरी क्या है, प्रोसेस है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन करेंगे और जब भी हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड की क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये जो कन्वर्ट होता है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर होगा। ये बात याद रखने की जरूरत है। मैं जनरल अगर थोड़ा सा बताऊं, हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे वो अल्कोहल के अंदर जाएगा, अल्कोहल को करेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन को करेंगे तो एसिड के अंदर चलेगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे और जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जरा मैं दिखाता हूं आपको कैसे होगा। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसके हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता है, या तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे या ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। कितने हाइड्रोजन को, 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, मैं आगे जाकर बताऊंगा। हर चीज अब हम 2-2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। हम यहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और ये कैसे होगी, यहां पे हमारे पास कोएंजाइम होते हैं जिसको हमारे पास हम कहते हैं NAD+। ये यहां से इसको लेके रिड्यूस हो जाएंगे किसके अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसके अंदर, NADH+H, ये इसके अंदर चले जाएंगे। यानी आपकी बुक, अक्सर बुक के अंदर लिखा होता है NADH2, यानी NADH2 के अंदर ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आएगी, वो क्या आएगा, यहाँ पे एक फास्फेट IP, ये इसके अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये बात समझने की जरूरत है। पीछे जो हमने फास्फेट ऐड किए हैं वो ATP की मदद से किए, ये कि यहाँ से हमने फास्फेट जो है वो H3PO4 वहां से हमने लिया, ये इसके अंदर क्या किया, ऐड किया। अब जब फास्फेट ऐड होगा इसके अंदर तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट था, अब क्या हो जाए, एल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, वो किसके अंदर चेंज होते हैं, एसिड्स के अंदर। तो ये हमारे पास पहले ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट था, अब ये चेंज होकर हमारे पास चला जाएगा, अब पहले 3 पे एक फास्फेट लगा हुआ था, अब 1 पे भी लग गया, तो क्या हो जाएगा, 1,3 बाय फास्फो ग्लाइसरिक एसिड, क्योंकि अब पहले एल्डिहाइड था, अब ये क्योंकि एल्डिहाइड की हमने क्या की, ऑक्सीडेशन करवाई, तो वो चेंज हो गया किसके अंदर, एसिड के अंदर। तो चला जाएगा 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये हमारे पास बन गया, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब यहां से क्या होगा, और ये याद रखना, ये हमारे पास 6C कार्बन कंपाउंड था, अब हमारे पास जितना भी आ रहे हैं ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 3C कार्बन कंपाउंड। 3C का ये भी है, और अब ये जो बना ये भी हमारे पास किसका है, 3C कार्बन कंपाउंड ही है हमारे पास।
अब यहां से आगे हमारे पास क्या होगा, अब हमने जो यहां पे हमने एनर्जी दी थी, अब हमें एनर्जी लेने का वक्त हुआ, हमारे पास मिल रहा है, यानी अब हमने यहां से एनर्जी को क्या करना है, गेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, यहां हमने क्या किया था, एटीपी को दिया था, तो वहां से एक फॉस्फेट लिया तो एडीपी बच गया था। यहां हमने एनर्जी लेनी है तो हम क्या देंगे, एडीपी प्रोवाइड करेंगे, और एक फॉस्फेट यहां से इसको मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर। और ये जो एटीपी हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास मॉलिक्यूल हमें यहां से मिल जाएगा। अब यहां से हमारे पास एटीपी एक मॉलिक्यूल बचा, तो आगे हमारे पास क्या बचाएगा, एक फॉस्फेट यहां से आके हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन करा, तो बाकी क्या बचाएगा हमारे पास, बाकी हमारे पास बचाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हमारे पास बच जाएगा। पहले 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था, अब हमारे पास एक फॉस्फेट निकल गया तो हमारे पास क्या बचाएगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बच जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको फिर इसकी फर्दर हम आइसोमेराइजेशन करेंगे। तो जब इसकी आइसोमेराइजेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर, 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहां हमने क्या किया, अच्छा यहां के मैं एंजाइम लिख देता हूं, यहां पहले मैं यहां पे लिखता हूं, यहां हमारे पास क्या है, आइसोमराइज किया हमने, आइसोमराइज। अब मैं इनके एंजाइम लिख देता हूं। जो हमारे पास ये जो प्रोसेस है, जब हमारे पास ग्लाइसर 3 एल्डिहाइड को हमने इसके अंदर चेंज किया, इसके अंदर हमारे पास जो एंजाइम यूज हुआ था वो हमारे पास है डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस के हाइड्रोजन को यहां पे हमने क्या किया था, रिमूव करवाया था। और ये जो हमारे पास यहां से हमने 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया, यहां पे हमारे पास था फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। और यहाँ पे ये जो हमारे पास आइसोमराइजेशन करने में ये इसका हमारे पास एंजाइम था वो है म्यूटेस। तो ये हमारे पास क्या थे, यहाँ पे एंजाइम यूज हुए। अब हमारे पास जो क्या आ गया है, वो हमारे पास आ गया है 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड आ गया। अब हमने इसके अंदर से क्या करना है, इसके अंदर से फर्दर हमने इसको यहाँ से क्या करना है, वाटर को रिमूव करवाना है। यहाँ से क्या रिमूव कराना है, H2O को रिमूव करना है, यानी वाटर को यहाँ से क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनुलेशन। इस जो वाटर की रिमूवल है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोलेशन। और यहां पे जो एंजाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, एनोलेज। और जब वाटर को रिमूव करेंगे तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये इसके अंदर चला जाएगा, इसको PEP भी कहते हैं। अब इसके अंदर से फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम और ATP यहां से कुछ निकालेंगे, यहां से, यानी ADP देंगे और यहां से क्या रिमूव करवा लेंगे, ATP निकाल लेंगे। तो एक ATP का मॉलिक्यूल हमने यहां पे क्या कर लिया, जनरेट करवा लिया। तो ये जो आपके पास यहां से फर्दर एक ATP जब निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसके अंदर, पाइरुविक एसिड के अंदर। और ये जो पाइरुविक एसिड है ये 3C कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास 3C कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3C कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3C कार्बन कंपाउंड है। ये सारे का आपके पास क्या है, 3C कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ हमने ATP भी जनरेट कर लिया और हमारे पास क्या मिल गया, हमें पाइरुविक एसिड भी मिल गया। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है, यहाँ हमारे पास कितने, जब हमने फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट को तोड़ा था तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल। मैंने कहा था एक मॉलिक्यूल भी उसी तरह रन करेगा प्रोसेस को, दूसरा भी इसी तरह। जैसे ये एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, इसी तरह हमारे पास ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये भी इसी तरह का एक प्रोसेस रन करेगा। इसका मतलब है ये हमारे पास मॉलिक्यूल हर एक साइड पे कितने कितने 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, मैं 2m लिख रहा हूं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल।
इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। यानी हर एक जो है ये कितने कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे, और ये हमारे पास आगे जाके हमारे पास क्या देंगे, एंड प्रोडक्ट हमारे पास देंगे। तो ये हर इसी तरह देखेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास इसका मतलब हमने कितने एटीपी देंगे, 2, एटीपी पे हमें कितने मिलेंगे, 2। इसी तरह हमारे पास कितने 2 मॉलिक्यूल यहाँ से एडीपी के, और इसी तरह एटीपी भी 2 बनेंगे। यहाँ फिर 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास कितनी एटीपी कितनी बनेगी, 2 एटीपी हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे बनेगी। उसके बाद नीचे हमारे पास जो है पायरुविक एसिड 3C के, ये भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे।